हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक अपना सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस के तहत जो है हमारा जीके और जीएस के फैक्ट में एक ये आपका वायसराय और गवर्नर जनरल का पद देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आप ये चीज समझिएगा कि वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल ये होता क्या है। सिंपल चीज आप समझिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, उसके पहले जो है गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद वायसराय का पद बना, उसके पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल होता था। तो ये होते कौन थे आखिर? जैसे देखिए, कोई भी प्रशासन है आज के समय में आप समझिएगा, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति के कंट्रोल में कौन आता है? प्रधानमंत्री कार्य करते हैं ना। और प्रधानमंत्री के बाद भी जो क्षेत्र होता है अलग अलग, वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। और जो सेंटर का होता है वह राज्यपाल देख रेख करता है। कहाँ का? मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखता है कहाँ पे? राज्य में। तो उसी तरह से उस समय यानी अंग्रेजों के समय में गवर्नर हुआ करते थे। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा, गवर्नर हुए, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद लाया गया और उसके बाद वायसराय का पद लाया गया। ये सब चीजें कैसे कैसे हुई, इनके बारे में हम एक ही क्लास में आज चर्चा करेंगे और चीजों को समाप्त करेंगे। ठीक है, आप लोग पूरा ध्यान से इस क्लास को एंजॉय करिएगा और देखने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार से गवर्नर और गवर्नर जनरल के पद को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्या क्या दोस्तों? सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग गवर्नर देखेंगे। ठीक है, और ये गवर्नर जो होते थे उस टाइम पे कौन कौन सा इलाका यानी कौन कौन सा एरिया को लोग कवर करते थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखने से पहले हम लोग एक चीज को समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा इंडिया है। इंडिया का ये जो अखंड भारत है, मतलब उस समय जो है भारत पूरा एक हुआ करता था। देखिएगा कहां से कहां तक होता था। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है ये भी भारत का हिस्सा था। इसके बाद जो है ये बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, ये सब हिस्सा जो होता था वो भारत के कंट्रोल में आता था। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो बर्मा है यानी म्यांमार देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ ये जो आपका क्या है, यहीं पर पश्चिम बंगाल देखने के लिए, पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश होता है। क्या? बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो हिस्सा है वो किसका होता था? भारत का हुआ करता था। तो यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय। कब? अंग्रेजों के शासन काल में। तो ये सब इलाके में जो है किसका शासन होता था? अंग्रेज का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला गवर्नर गवर्नर बनाया गया। किसको? सबसे पहला गवर्नर बनाया गया था लॉर्ड क्लाइव को। तो आप लोग हमेशा याद करिएगा कि भारत में जो अंग्रेजों के शासन से अगर बात किया जाए तो सबसे प्रथम जो गवर्नर कहलाता है वो बंगाल का गवर्नर होता है। भारत का गवर्नर नहीं, भारत का गवर्नर जनरल भी नहीं और भारत का वायसराय भी नहीं। सबसे पहली पॉइंट अगर एक चीज आपको समझ में आ गई कि बंगाल, केवल बंगाल, बंगाल का गवर्नर कौन था? कि सिर्फ गवर्नर। तो आप लोग याद रखिएगा उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या था दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड क्लाइव के बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। उनके नियुक्त होने के बाद फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं हम लोग अपने पहले गवर्नर जनरल के बारे में, जिनका नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल जिनको कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये बंगाल के गवर्नर थे। गवर्नर जनरल नहीं दोस्तों, गवर्नर, पहले गवर्नर। तो देखिएगा, ये मान लीजिए आपका इंडिया है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा रफली मैप बना देने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे आप आसपास ये सब इलाका जो है उस टाइम पे क्या हुआ करता था? बंगाल का। ठीक है, तो इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी थी ये दोस्तों बंगाल की। तो यहाँ के लिए पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। अब हम लोग देख लेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कौन कौन सा बेहतरीन काम किया हमारे इंडिया के लिए, हमारे बंगाल के लिए, हमारे भारत के लिए। उसने क्या क्या नियम लगाया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जो रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लगाया। कौन सी? द्वैध शासन। देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को ही कहा जाता है। द्वैध शासन होता क्या है, चीजें थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक कोई राज्य है, कोई देश है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल पर सरकार होती है और एक क्या होती है? एक स्टेट लेवल पर होती है। तो द्वैध शासन का मतलब ये होता है एक सेंटर से काम किया जाता है और एक
वहां पे राज्य के तौर पे काम करने वाली एक संस्था होती है, तो वहां पे द्वैध शासन व्यवस्था होती है। तो ये द्वैध शासन व्यवस्था कौन लागू किया था? तो याद कर रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम उसका? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, देखिए द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, मतलब अब देखिए कोई सेंटर में बैठ के, मान लीजिए दिल्ली में कोई बैठ करके आपका यहाँ पे अगर साउथ में तमिलनाडु में राजस्व वसूली करेगा तो कर पाएगा? कठिन होगा ना काम करना। तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा, यहाँ का राज्यपाल, उनके कंट्रोल में वो सारे काम करेंगे, राजस्व को वसूलेंगे और फिर वो सेंटर के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से चीजें आसान होती है। तो द्वैध शासन में ये देखा गया, इसके तहत जो है राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, मतलब सैनिक तो हम ले लिए, उनके लिए कैसे काम करना, उनको कितना वेतन देना है, उनका संरक्षण कैसे करना है, उनको वेतन कितना देना है, इन सब चीजों के बारे में रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने सब व्यवस्था बनाई। ठीक है, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। तो क्या क्या थे कंपनी के अधीन? आप लोग याद रखिएगा, राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामला, ये तीनों चीज किसके थे? कंपनी के अधीन थे। यानी उस समय जो आपकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी उसके अधीन। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करता था कौन? बंगाल का गवर्नर। यानी कंपनी एक प्रकार से वहां से गवर्नर को नियुक्त करती थी और गवर्नर इन सारी चीजों को देखरेख करता था। ठीक है, और देखिएगा, शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की होती थी। किसकी? नवाब। भारत देखिए राजाओं महाराजाओं का गढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब भारत आजाद हुआ था उस समय 500 प्लस देसी रियासतें हुआ करती थी। आप सोच सकते हैं कि 1947 में एक कंडीशन है, तो उस टाइम पे अंग्रेजों के समय में जब क्या स्थिति रही होगी 1857 के पहले। तो जो बंगाल का नवाब रहेगा, ये कह दिया गया कि बंगाल का नवाब शासन व्यवस्था चलाएगा। बाकी टैक्स लेना, ये चीजें वसूलना और सैनिकों को कंट्रोल में रखना, कहां पे लड़ना है कहां पे युद्ध नहीं लड़ना, ये सारी चीजें किसके अंडर आएगी? तो वह चीजें आएंगी किसके? गवर्नर के अंदर। ठीक है, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के लिए तीन चार चीजें याद रखिएगा आप लोग, सिंपल सी। राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामला, ये सब किसके थे? कंपनी के अधीन थे। जबकि शासन चलाना किसके अधीन था? वो नवाब के अधीन था। मतलब नवाब जो है वह शासन चला सकता था। और एक चीज याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी द्वारा कंपनी में मिला लिया। मतलब शाह आलम द्वितीय जो इलाहाबाद की संधि हुई, दूसरी संधि, उसके माध्यम 1765 में किसको अपने में मिला लिया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो मुगल का बादशाह था, कौन था? शाह आलम द्वितीय। इसको अपने अंडर कैसे मिला लिया? इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि से पहले एक चीज याद रखिएगा आप लोग, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। जब ये बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, उसी के समाप्त होने के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जो आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, इनको किसमें मिला लिया गया? तो अंग्रेजों ने अपनी कंपनी में मिला लिया, मतलब अपने यहां उनको मिला लिया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। किस माध्यम से? अगर आपके लिए एग्जाम में सवाल बने कि शाह आलम द्वितीय को किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने अपने कंपनी मतलब अपने में मिला लिया, तो आप लोग याद रखिएगा वो थी कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि दोस्तों, याद रहेगी। ठीक है, कौन सी? इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि जो है आपका 1764 बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद, यानी 1765 में। ठीक है, देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग है। मैं आपको बताया हूं ना कि सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, याद रख लीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, लेकिन अंतिम गवर्नर जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, मैं अंतिम शासक हूं, ठीक है, और मेरे तुरंत बाद ही कोई दूसरा जो है वंश बनाया जाता है, उसका राजा मैं ही बनता हूं। यही चीज होगा ना। जैसे मान लीजिए, सिंपल वे में समझिए, मान लीजिए कोई है, जैसे किसी का भी नाम ले लेते हैं हम लोग, चलिए यहीं पे क्लाइव को ही ले लेते हैं, लॉर्ड क्लाइव। देखिए क्लाइव है, इसने अभी गवर्नर का पद लिया है। अब ये गवर्नर के पद को समाप्त करके हम गवर्नर जनरल के पद को ला दिए, गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, अब देखिए इनका पद समाप्त हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड क्लाइव को ही बैठाया जा रहा है। किसको? लॉर्ड क्लाइव को ही हम बैठा रहे हैं। तो ये चीज होगा ना कि गवर्नर जनरल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वो क्लाइव ही होगा, और अंतिम गवर्नर कौन होगा? क्लाइव ही होगा। तो जो अंतिम होगा वो दूसरे का पहला होगा। सिंपल चीज में दोस्तों ये समझिएगा,
यहाँ पे कहा क्या कहा जा रहा है कि गवर्नर, क्या दोस्तों, गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये गवर्नर का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद लाया गया बंगाल में। अब बताइए, ये जो अंतिम वॉरेन हेस्टिंग है, यही बनते हैं प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर में आपका रॉबर्ट क्लाइव को केवल पढ़ना है, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला जो गवर्नर है, जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, मतलब कंपनी के कंट्रोल में आकर के ये जो गवर्नर है वह काम करेंगे। कौन है? देखिए, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। कब दोस्तों? 1773 में। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर है, अभी बताया गया आपको कि जो बंगाल का गवर्नर था उस पद को समाप्त करके क्या कर दिया गया? अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कर दिया गया, मतलब पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक, अगर आपके एग्जाम में सवाल ऐसे भी बने कि बंगाल के गवर्नर का पद किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया, तो आप लोग बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके अंग्रेज जितने कंट्रोल में अपने क्षेत्र को लिए थे वहां का गवर्नर जनरल के पद से सम्मानित किया गया। और एक चीज, गवर्नर जनरल का जो पद था वो 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, कि मतलब अब कोई भी गवर्नर बनेगा, गवर्नर जनरल, वह 5 वर्ष से ज्यादा समय तक निर्धारित में नहीं रहेगा। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है। ठीक है, और जो वॉरेन हेस्टिंग था, ये बनने के पहले क्या था? क्लर्क था। क्या था दोस्तों? क्लर्क था। तो आप लोग बस 2 चीज याद रखिएगा, ज्यादा याद नहीं करना है। सिंपल बंगाल, आपको पूरे भारत की चीजें नहीं याद रखनी, केवल बंगाल याद रखना है। देखिए, ये है आपका बंगाल। ठीक, बंगाल में बस एक चीज, गवर्नर, कुछ नहीं, गवर्नर, तो तुरंत लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, क्या? लॉर्ड क्लाइव। और ये प्रथम गवर्नर बंगाल कौन? लॉर्ड क्लाइव। सिंपल, बात समाप्त। आपको एक चीज और करनी है, अंतिम गवर्नर, क्योंकि इसके बाद ही जो है गवर्नर का पद समाप्त कर दिया जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद। अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर केवल बंगाल का अंतिम जो है वो कौन होगा? आपका वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यही वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा। किस माध्यम से बनता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अभी हम बस 2 गवर्नर के बारे में पढ़े हैं। क्या? एक आपका रॉबर्ट क्लाइव, क्या है? प्रथम गवर्नर बंगाल का। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं अंतिम गवर्नर जो बंगाल का था, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और यही बना क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कि इन्होंने क्या क्या चीजें दी, क्या क्या अपने शासन काल में, मतलब 1774 से लेकर के 1785 के बीच में इन्होंने क्या क्या काम किए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जो है 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। प्रथम मदरसा स्थापित किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए क्या किया? पहला मदरसा स्थापित किया। कहां पे? कलकत्ता में। इसके बाद इसी के समय में एक चीज और याद रखिएगा कि 1780 ईस्वी में भारत का जो पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किया गया। इसका भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। ठीक दोस्तों, ये जो द बंगाल गजट है, ये भारत का पहला समाचार पत्र है। और किसके शासनकाल में हुआ? तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। कब? 1780 ईस्वी में। और इसको प्रकाशित किसने किया? तो जन्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। द बंगाल गजट के नाम से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं
जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था? तो ये आया था 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वॉरेन हेस्टिंग के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। दो चीजें हुआ इनके समय में। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, हाई कोर्ट की उस स्थापना की गई। किसकी? हाई कोर्ट की। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। आप लोग नोट करिएगा, इनसे संबंधित 3-4 फैक्ट हैं। क्या? पहली चीज तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके शासनकाल में? तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। कब? 1780 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट इनके शासन में आता है 1774 में, जिसमें कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। दूसरी चीज, इन्हीं के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी स्थापना किया जाता है। दूसरी चीज, इनके कार्यकाल की जो समाप्ति के पश्चात जो है 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो उस पर महाभियोग चला गया। एकमात्र गवर्नर जनरल ऐसा हुआ जो भारत में अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद जब इंग्लैंड पहुंचता है तो वहां पर इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। क्या दोस्तों? महाभियोग। महाभियोग। अब आप लोग एक चीज यहां से एक चीज क्लियर करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि वह कौन गवर्नर जनरल था जो भारत में अपना कार्यकाल पूरा करके जब इंग्लैंड पहुंचा तो उसके ऊपर कौन सा योग यानी क्या चलाया गया था? तो आप लोग बताने का काम करिएगा कि महाभियोग चलाया गया था किसके ऊपर? वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है। इन सब चीजों से बस 2-3 चीजें हैं, आप लोग तैयार कर लिएगा। पहला, समाचार समाचार पत्र किसके शासन में? वॉरेन हेस्टिंग, द बंगाल गजट पहला समाचार समाचार पत्र भारत का। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के माध्यम से कलकत्ता में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तीसरी चीज, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की गई इसी के शासनकाल में। और चौथी सबसे मेजर चीज इनके शासनकाल की ये थी कि जब ये यहां से अपना कार्यकाल पूरा करके इंग्लैंड पहुंचते हैं तो वहां पे इनके ऊपर क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है। आइए अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद हम लोग देखते हैं अपना अगले नंबर पे आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बंगाल के जो है दूसरे गवर्नर जनरल होते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि 1774 से 1784 तक कौन रहता है? 85 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं। इन वॉरेन हेस्टिंग के बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये यहां पर आते हैं 1786 से 1793 तक और 1805 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इनका इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। देखिए, 1793 में इन्होंने जैसे अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। क्या? अस्थाई बंदोबस्त की। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब ये था कि जो है कि जमीनें जो है वह जमींदार के पास होने के लिए दे दी जाती थी। जैसे किसान किसान तो खेती करेगा ही, लेकिन वह जमीन का हकदार उसके पास नहीं होता था। तो अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम आया 1793 में ईस्वी में। कौन लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक था? 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य था। इसके तहत जो है किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से जो है किसानों को जो उपज होती थी, मान लीजिए 100 किलो अनाज हुआ तो उसमें से 90 किलो जो है किसको देना पड़ता था? कंपनी को देना पड़ता था। आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि यह अस्थायी बंदोबस्त किसानों के लिए कितना घातक था। हम इतना खून पसीना बहा करके मेहनत करके खेती करें और 100 किलो मान लीजिए अगर कोई चीज उपज होती है, उसमें से 90 केजी जो है आपको देना पड़ता था किसको? कंपनी को। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई। ठीक। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगर ये सवाल पूछे कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इतना चीज बस आप याद रखिएगा। यहां से आगे देखते हैं हम लोग सर जॉन शोर के बारे में। इसने अहस्तक्षेप की नीति लागू की थी। क्या? अहस्तक्षेप की। ये 1793 से 1798 तक शासन किया था। कहां पे? भारत पे। ठीक है। किस पद पे? गवर्नर जनरल के पद पे। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि अहस्तक्षेप की नीति को किसने अपनाया था, तो आप लोग बताइएगा सर जॉन शोर ने। आगे देख लेते हैं हम लोग
अब जो है अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड वेलेजली के बारे में। इसके बारे में दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली देखिए, ये जो है 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। अब 1798 से 1805 ईस्वी तक, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, सहायक संधि की पद्धति लाए थे। किस चीज की? सहायक संधि की। ठीक है, अगर आपसे सवाल एग्जाम में कभी पूछे कि सहायक संधि जो है वह उसकी पद्धति कौन लागू किया था, तो आप लोग बताइएगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, देखिए, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली से पहले किया था। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो आप लोग बताइएगा वो है फ्रांसीसी गवर्नर जिनका नाम है डुप्ले। डुप्ले के बाद अगर ऑप्शन में आपका लॉर्ड वेलेजली रहते हैं तो इस ऑप्शन को आप लोग टिक करके चले आइएगा कि जो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि को लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और देखिए, जो लॉर्ड वेलेजली है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? बंगाल का शेर। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, और इसी ने ही, यानी ये जो आपका लॉर्ड वेलेजली है, इसने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहां पे? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कहां पे? कलकत्ता में। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली से दो चीजें, सहायक संधि, और इनसे पहले डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो सहायक संधि को लागू किया था। और अगर एक चीज पूछा जाए आपके एग्जाम में कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है, तो आप लोग बताइएगा यह कलकत्ता में है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली से इतने सवाल आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं बन सकते। आगे देखिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखिए, लॉर्ड मिंटो, मिंटो से दो शासक हुए थे, दो गवर्नर हुए थे। तो इसमें जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो प्रथम क्या कह रहा है। देखिए, इनके शासन में महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हुई थी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। देखिए, अब संधि की बात शुरू हो गई ना दोस्तों। देखिए, संधि की शुरुआत कब हुई थी? अभी आप लोग पीछे पढ़े हैं, लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसके? लॉर्ड वेलेजली के समय में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब जो है 1809 ईस्वी में अमृतसर में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। युद्ध के माध्यम से, मतलब युद्ध हुआ, उसके बाद जो है संधि हुई। ठीक है, ये संधि हुई थी। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। बस लॉर्ड मिंटो के बारे में, लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल 1807 से 1813 ईस्वी याद रखिएगा। और इसके शासन में बस एक चीज याद रखिएगा कि महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में जो 1809 में सहायक संधि हुई थी, किसके शासन में? लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन में। और चार्टर एक्ट जो है 1813 वाला, ये भी किसके में पारित हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। आगे देख लेते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय हैं, सबके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे एक ही वीडियो में। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में देखें तो इनका शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी रहा दोस्तों। कितना? 1813 से 2823 ईस्वी के मध्य रहा। इनके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में संगोली की संधि हुई। और यह संगोली की संधि हुई कब दोस्तों? तो याद रखिएगा 1816 ईस्वी में। कब हुई? 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में संगोली की संधि हुई। ठीक, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों का दमन किया गया। किसका? पिंडारियों का। पिंडारी एक जनजाति हुआ करती थी, इसके दमन किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। बस इतना चीज याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी, संगोली की संधि 1816 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन किया गया, मतलब पिंडारियों को पराजित किया गया। आगे देखते हैं हम लोग अगले गवर्नर जनरल के बारे में। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इसके बारे में देखते हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। किसके बारे में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करें तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, ये तो सबको पता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है? चल रहा था इसके पहले गवर्नर जनरल तो चल रहा था, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए, दो चीज हम लोग पढ़ चुके, क्या? एक बंगाल का, सब चीज तो बंगाल की ही है। देखिए, पहले हम लोग गवर्नर पढ़ चुके, गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल बंगाल का ही, गवर्नर जनरल। अब ये चीज समाप्त होती है कहां पे? तो आप लोग देखिएगा किसके पास समाप्त होती है, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय समाप्त हो जाती है, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, इसके बाद 1823 के बाद जो है आपका देखने के लिए मिलता है गवर्नर जनरल, क्या? भारत का। अब आपका स्टार्ट होगा चीजें, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। इसके पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ये चीजें समाप्त हो गई। अब हमें देखना है बंगाल, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर सवाल आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सिंपल वे में आप बताइएगा। पहली चीज, बंगाल का गवर्नर पूछे तो कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कहां का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर। और अगर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो आप बताइएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ पहला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? मैं आखिरी में सभी लोगों के बारे में एक पॉइंट दे करके सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। अभी आप जितने इंपॉर्टेंट गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय हैं, उनके कार्यकाल, उनका क्या क्या किया गया, मेन मेन योगदान है, इसको हम लोग रैपिड फायर के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो हमेशा याद रखिएगा वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, गवर्नर था। ठीक है, तो अब सारी चीजें समाप्त। ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होइए, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, फलाना कुछ नहीं देखना है दोस्तों। अभी सिंपल चीजें केवल देखनी है बंगाल की और भारत की। तो बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल पद समाप्त। अब क्या देखना है? भारत के बारे में। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका शासनकाल आप लोग देखिएगा 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी के आसपास था। क्या था दोस्तों? 1828 से लेकर के कब तक था? तो 35 के बीच में था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, इसमें सही से दिख नहीं रहा था दोस्तों। देखिए, देखिए किसके बारे में देख लेंगे हम लोग? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, इसका शासनकाल कब से कब तक था बताइएगा? 1828 से लेकर के 1835 के पास आसपास था। ठीक है, यानी 1828 से 1835 तक किसका गवर्नर था? मतलब कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब ये बंगाल का ही नहीं, अब ये पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने क्या किया, इसके बारे में चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए, सती प्रथा, पहले ये प्रथा हुआ करती थी दोस्तों कि अगर किसी भी स्त्री का, पुरुष मतलब उसका जो हस्बैंड है, पति है, अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी अभी जिंदा है, तो उसकी चिता के साथ साथ पत्नी को भी उस पर जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा। आप सोच सकते हैं कि भारत की उस समय की मानसिक स्थिति कितनी दयनीय थी, किस प्रकार से महिलाओं का वहां पे जीना संभव था, जहां पे ना ही शिक्षा के लिए अच्छी प्रेरणा मिलती थी, पुरुष तो शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाते थे, तो महिलाओं की तो बहुत दूर की बात है। तो सती प्रथा को खत्म करने का किसको जाता है आश्रय, श्रेय? तो आप लोग याद रखिएगा, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ये चीजें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829। देखिए, 1929 डेट तो आपको याद रहती है, क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 1929 में। और इसी 1929 में उन्होंने निर्णय ले लिया था
कि 26 जनवरी सन 1930 को हम क्या मनाएंगे, तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये चीज तो याद है ना। उसी 1929 से 100 वर्ष पूर्व 1829 को याद रखना है, क्या सती प्रथा को समाप्त किया किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया सती प्रथा। ठीक है। अब ये जो सती प्रथा समाप्त होने के बाद एक चीज और याद रखिएगा कि जो बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दी थी। उस समय ऐसा हुआ करता था कि जो बालिका होती थी, किसी को बच्ची पैदा होती थी छोटी, अगर उसको पता लग गया कि बालिका या बच्ची पैदा हुई है तो वो उसकी हत्या करवा देते थे, मतलब उसको मरवा देते थे लोग। आप सोचिएगा कितनी बड़ी, मतलब कितनी बहुत बुरी स्थिति हुआ करती थी भारत की। पहली चीज तो सती प्रथा को लेके, दूसरी शिशु मतलब छोटा बच्चा जब है वो बालिका मतलब लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया जाता था। उस पर भी रोक लगाया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा और शिशु बालिका हत्या पर जो है रोक लगाया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में। इनके द्वारा एक और अच्छा काम किया गया कि इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। उस समय भारत में बहुत प्रचलित थी ठगी प्रथा, इसको समाप्त करने का काम किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही की। देखिए आज की जो भारत की शिक्षा है ये पूरी तरह से मैकाले परस्त है। मतलब हमेशा ये बताया जाता है कि मैकाले की शिक्षा के माध्यम से मैकाले ने ये किया, मैकाले ने अंग्रेजी को बहुत बढ़ावा दिया, भारतीय शिक्षा को इस स्तर पे ले गया। तो इन सब चीजों के बारे में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके शासनकाल में ये सारी चीजें हुई। तो कौन कौन सी चीज हुई एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए सती प्रथा समाप्त किया गया किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसकी सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। और सती प्रथा समाप्त कब की गई, तो 1829 में। शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगाया गया 1829 में। ठगी प्रथा को समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और भारतीय शिक्षा को उजागर किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जो अगले गवर्नर जनरल भारत के हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम था मेटकॉफ। इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस केवल सिंपल इनका कार्यकाल देख लीजिएगा। 1835 से 1836, एक वर्ष तक मात्र रहे थे। इन्होंने क्या किया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इनको, क्योंकि इसने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। इसके पहले क्या होता था, जो प्रेस हुआ करती थी, प्रेस का मतलब यही मीडिया, समाचार पत्र जैसे मान लीजिए कोई है, उसको छापना अगर है समाचार पत्र को, तो पहले वो सरकार से क्या करती थी, अनुमति लेती थी। ठीक है, सरकार अगर उन सब चीजों को देखती थी, यानी कंपनी देखती थी, अगर उसके पक्ष में कोई चीज है तो उसको छपवाती थी। अगर कोई चीज उसके कंपनी के द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया है तो उसको छपवाने का काम नहीं करती थी, यानी मीडिया स्वतंत्र नहीं थी। तो मीडिया को पहली बार स्वतंत्र रूप से किसने किया, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। कौन दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसको याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता। सवाल अगर कभी एग्जाम में बने कि प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। इसका एक साल का कार्यकाल था, इसी एक साल के कार्यकाल के अंतर्गत इन्होंने जो है प्रेस यानी मीडिया से जो है प्रतिबंध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट। किसके शासनकाल में, आपका रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अपने अगले गवर्नर जनरल को। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या नाम इनका, लॉर्ड एलिनबरो। देख लीजिए इनका शासनकाल देख लेते हैं हम लोग, और इनके शासनकाल को देखते हुए इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड एलिनबरो जो है वो 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी के पास जो है क्या किया था, गवर्नर जनरल के पद पे आसीन रहा था। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। ठीक है, देखिए दास प्रथा एक हुआ करती थी उस समय। इस दास प्रथा की समाप्ति का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड एलिनबरो को जाता है। ठीक है, इसके पहले एक प्रथा अभी मैं बताया, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में समाप्त की गई, और बालिका शिशु जो होती थी उसकी हत्या भी होती थी, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में समाप्त की गई थी 1829 ईस्वी में। चीजें याद है, सती प्रथा वो चीज। ठीक है, और देखिएगा
अब दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड एलिनबरो को जाता है। और देखिए सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखेंगे क्या, कि भारत में जो है संडे यानी रविवार जो होता है वो छुट्टी का दिन होता है ना दोस्तों। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये चीज आया कि कब से जो है संडे को छुट्टी के तौर पे देखा जाता है इंडिया में? कोई सरकारी काम हुआ या कोई कंपनी हुई, खासकर देखा जाता है कि रविवार के दिन छुट्टी होती है। तो वो रविवार की छुट्टी जो है सन 1843 में किसके शासनकाल में पास किया गया था? तो लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में ये पास किया गया था कि रविवार के दिन अवकाश की शुरुआत की जा रही है 1843 ईस्वी में। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड एलिनबरो। तो लॉर्ड एलिनबरो से दो चीज याद रखिएगा, दास प्रथा को समाप्त किया गया और रविवार जो है वह छुट्टी का दिन रहेगा। ये किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग अगले गवर्नर जनरल को, लॉर्ड हार्डिंग। देखिए लॉर्ड हार्डिंग से बस एक चीज, 1844 से 1848 इनका शासनकाल रहा, 1844 से 1848। और इनके समय में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नरबली मतलब, नर मतलब मानव होता है, मानव। जैसे पहले ये हुआ करता था कि कोई बड़ा काम अगर कोई राजा महाराजा करता था, तो अगर कोई वहां पे पंडित या कोई बड़ा दार्शनिक ये कह देता था कि आप अगर नर बलि देंगे, मानव बलि देंगे, तो आपका काम जो हो 100 गुना तेजी स्पीड से बढ़ेगा। आप सोचिएगा कितनी बड़ी, मतलब कितनी बुरी बात ये सब चीजें हैं। भारत में पाखंड कितने चरम सीमा पर था। सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली प्रथा, तमाम कितनी प्रकार की प्रथाएं थी जो मनुष्य को जीने के लिए बहुत ही, समझ लीजिए कि एक प्रकार से बहुत ही गलत तरीके से वहां पर व्यवहार किया जाता था। तो अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। उस समय तत्काल का सिचुएशन हुआ करता था, तत्कालिक समस्याएं हुआ करती थी। लेकिन जो है धीरे धीरे जब अंग्रेज भारत में आए, क्योंकि अंग्रेज एडवांस टाइप के थे, हमसे आज के समय भी 100 से 150 साल आगे हैं वो। तो जब वो यहाँ पे आए, सती प्रथा को समाप्त किया गया, ठगी प्रथा को समाप्त किया गया उनके द्वारा, नरबली को समाप्त किया गया, मतलब मानव को किसी काम के शुभारंभ होने में जो नरबली दिया जाती थी उसको समाप्त किया गया। तो इन सब सारी चीजों को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है। तो जो लॉर्ड हार्डिंग है, ये नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग को जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, क्योंकि इसके शासनकाल में भारत में बहुत सारे काम हुए। कितने? बहुत सारे काम हुए, अच्छे अच्छे काम हुए, कुछ खराब भी हुए। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा ना करते हुए, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अब तक हम लोग जो भी बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, भी हम पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। देखिए 1857 तक हम लोग चलेंगे, यानी इसके बाद जो है गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। कौन सा पद बनेगा? तो पद बन करके आएगा आपका वायसराय का, भारत का वायसराय। क्योंकि 1857 की, इसके बाद जो 56 के बाद 57 में 1857 की क्रांति होगी, उसके बाद जो है 57 की क्रांति जो है वह जो है सफल नहीं हो पाती है, अंग्रेज इस पर विजयी पाते हैं। फिर उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको समाप्त करके जो शासन व्यवस्था है वो सीधे ब्रिटिश कंपनी के हाथ में दे दिया जाता है। तो ब्रिटिश से डायरेक्ट सरकार यहाँ चलाई जाती है कब? 1857 के बाद, और वायसराय का पद नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो प्रथम वायसराय जो होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं, जिनके समय में आपका युद्ध देखने के लिए, यानी क्रांति देखने के लिए मिलती है 1857 की। देखिए अंतिम गवर्नर जनरल भारत का हम लोग देख लेते हैं, कौन है? लॉर्ड डलहौजी। देखिए इनका शासनकाल कब था? 1848 से 1856 के बीच में था। इसी 56 के एक साल बाद 1857 में क्रांति होती है, जो सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, तो देखिएगा कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट किया, मतलब उनको दिया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जो कोहिनूर हीरा है, यह किसको भेंट किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देखिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसका? भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी के शासनकाल में 1853 में पहली जो ट्रेन है वो चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। किसके? मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देखिए
इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल को 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। मतलब गर्मी के समय में राजधानी आपकी इसकी कोलकाता के आसपास हुआ करती थी, लेकिन जो गर्मी के मौसम में है शिमला में होती थी। कहां पे? शिमला में। और इनके शासनकाल में लाल डलहौजी के समय में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू की गई थी। कौन सी सेवा? तार सेवा। मतलब तार के माध्यम से वार्तालाप होती थी। जैसे आज फोन से हम लोग बात कर लेते हैं, तुरंत फोन मिलाते हैं, हेलो, कहीं पे भी लगा लेते हैं, विदेश में, अपने देश में, किसी अलग अलग राज्य में। लेकिन उस समय जो 1853 में जिस टाइम पे पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, उसी समय आपका तार सेवा भी शुरू किया गया था। कहां कहां से? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, 1854 की डेट याद रखिएगा। पहली बार जो है डाक टिकट का चलन इन्हीं के समय में आया। लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली डाक सेवा संचालित की गई। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल को व्यपगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है और इस नीति को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। मतलब ये जो लॉर्ड डलहौजी है, अपनी इस नीति के माध्यम से अलग अलग राज्यों को, अलग अलग देशी रियासतों को अपने में मिलाया था, कहीं पे संधि करके तो कहीं पे जो भी उसको शासन व्यवस्था का परित्याग करके या उसको तय करके वो राज्यों को अपने में मिलाने का काम किया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, कौन सी नीति ला करके? राज्य हड़प नीति। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछे कि राज्य हड़प नीति के तहत पहला राज्य कौन मिलाया गया, तो बताइएगा वो राज्य था आपका सतारा। ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब जो था वो वाजिद अली हुआ करता था। कौन? वाजिद अली। कुशासन का भी आरोप लगाया करता था। और जैसे किसी राजा के पास पुत्र नहीं है, वो दत्तक पुत्र लेकर के अगर अपना शासन व्यवस्था चलाता था तो उसको भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि दत्तक पुत्र के माध्यम से जो है अब शासन जो है भारत में नहीं चलाया जा सकता। कुशासन किसी पे आरोप लगा दिया गया कि यहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, जो अंग्रेज है, ब्रिटिश कंपनी है, वह जो है अब शासन चलाएगी। कंपनी नहीं, ब्रिटिश जो शासन था वो देखेगी। इसके कार्यकाल में 1854 में एक घटना और घटी। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ तथा भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत की गई। ठीक है, इसने शिक्षा में सुधार के लिए 1854 में गुड डिस्पैच लागू किया। अक्सर एग्जाम में पूछता है आपके लॉर्ड मैकाले के बारे में, तो वो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था कि एक साल पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके शासनकाल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? मैकाले की शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, और जो वुड का डिस्पैच रहता है वो कब आता है? 1854 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी से इतनी चीजें हम लोग याद करेंगे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग है। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। इसके शासनकाल में बहुत बड़ी क्रांति जो होती है, कौन सी होती है? 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से किसने कहा था? तो वीडी सावरकर नाम के एक भारतीय क्रांतिकारी थे, वीडी सावरकर, इन्होंने कहा। सावरकर, इनकी बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ स्ट्रगल के नाम से एक बुक थी, इंडियन स्ट्रगल ऑफ वॉर के नाम से। उस बुक में इन्होंने बताया क्या कि जो भारत का ये 1857 की क्रांति हुई थी, ये क्या हुई थी? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? वीडी सावरकर। देखिए, भारत का जो 1857 की क्रांति हुई, ये 57 की क्रांति पूरी तरह से असफल हुई। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कंट्रोल नहीं था। क्या? किस चीज का कंट्रोल नहीं था? कोई कहीं से कर रहा था, कोई कहीं से कर रहा था, किसी का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे आज के समय पे व्हाट्सएप है, उस पर ग्रुप बना के आप कहीं से भी कितने लोगों को जुटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, किसी से भी। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो किस प्रकार से जुटाया जाए, तो ये सब चीजें नहीं हो पाई। जैसे इलाहाबाद से कोई था, पटना से कोई और वहां पे विद्रोही, मतलब इसका नेतृत्व कर रहा था 1857 क्रांति का, फैजाबाद से कोई और कर रहा था। ठीक है, इस प्रकार से झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई थी।
तो लोग अपने अपने जगह पे कर रहे थे, लेकिन उनका कनेक्टिविटी नहीं था, इसलिए ये चीजें असफल हुई। अब जब 1857 की क्रांति असफल हुई और अंग्रेज जो है उस पर विजय पाए, तो उसके बाद ये हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके पूरी जो शासन व्यवस्था थी वो सीधा का सीधा दे दिया गया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी इंग्लैंड में सत्ता चली गई। वहां से एक वायसराय नॉमिनेट किया गया कि अब से जो है भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा, भारत के वायसराय के नाम से एक पद होगा, उस पद के माध्यम से वहां से संचालन यहाँ पे चलाया जाएगा। ठीक है, तो पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 ईस्वी तक जो है भारत पर शासन किया, ब्रिटिश कंपनी का क्या बन के? गवर्नर बन करके, वायसराय बन करके। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में 10 मई 1857 को एक क्रांति हुई। कौन? 1857 क्रांति, जिसके बारे में हम बता दिए हैं। इस क्रांति का परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और शासन का बागडोर जो है इंग्लैंड के महारानी के हाथ में दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? 1600 ईस्वी में। और राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। देखिए, पहली बार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब? इसी में लॉर्ड कैनिंग के समय में, वायसराय का पद दे करके। कौन कौन सा 3 हुआ? बंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय खोला गया, हाई कोर्ट। और एक चीज याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग लॉर्ड मेयो के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जनगणना से बात अगर आपके एग्जाम में बनती है कभी भी, जनगणना कि सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी, तो अक्सर लोग बताते क्या है, भारत में जो जनगणना हुई नियमित रूप से वो 1881 से होना शुरू हुई थी। कब? 1881 से नियमित रूप से, मतलब अब लगातार तरीके से होगी। लेकिन पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो का समय 1869 से 1872 ईस्वी के पास था। इसके समय में पहली जनगणना हुई 1872 ईस्वी में, लेकिन ये क्या हुई थी? नियमित नहीं हुई थी, रुक गई थी। और मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर की थी। मतलब एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसको चाकू मार करके हत्या की गई थी, कौन था? लॉर्ड मेयो। और यही लॉर्ड मेयो वो है जिसके शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन का शासनकाल देखिएगा 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी के पास था। देखिए, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत भारत के समाचार पत्र को, क्या दोस्तों? भारत के समाचार पत्रों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया तथा इस एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने के अधिकार को भी छीन लिया गया। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या चीजें? 2 चीज याद रखिएगा। पहली चीज कि समाचार पत्र पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, क्यों लगाया गया? क्योंकि जो सरकार है इसके खिलाफ जो है कोई चीज जो है छापी नहीं जा सकती। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से यह बनाया गया कि अब अगर सरकार चाहेगी, यानी अंग्रेज सरकार अगर चाहेगी जिस चीज को छापना, उसी को आप छाप सकते हैं, और जिसको नहीं चाहेगी उसको आप नहीं छाप सकते हैं। तो अगर समाचार पत्र पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसके शासन में लगाया गया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया। और एक चीज, इसी एक्ट के माध्यम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को जो है हथियार नहीं रखने पर क्या किया गया? रोक लगा दिया गया कि भारत जो है हथियार नहीं रखा जाएगा, इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसका शासनकाल 1876 से 1880 देखने के लिए मिलता है। आगे लॉर्ड रिपन, इसका उल्टा होता है। जो जो ये काम किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, हथियार रखने का जो है वो लाया था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता है, सब पर प्रतिबंध हटाने का काम कौन करता है? तो लॉर्ड रिपन करता है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल क्या होता है? 1880 से 1884 के बीच होता है दोस्तों, 1884 के बीच में होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि 1852 में
जो आपका ये जो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। 52 नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, ये 1882 होगा। कितना होगा? 1882, क्योंकि इसका शासन काल ही है 1880, तो 52 कहां से होएगा? देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्थानीय स्वशासन का जनक, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर सवाल बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो आप बताइएगा कि लॉर्ड रिपन होता है क्या स्थानीय स्वशासन का जनक। 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में ही शुरू हुई। देखिए, लॉर्ड मेयो का नाम आप लोग सुने होंगे, लॉर्ड मेयो। इसके शासनकाल में जनगणना तो शुरू हुई, लेकिन नियमित रूप से नहीं शुरू हुई 1872 ईस्वी में। फिर अगर आपसे सवाल पूछे कि नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई भारत में, तो याद रखिएगा वो 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। इसी के समय में इल्बर्ट बिल पेश किया गया। दो चीज याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन। और जो है नियमित रूप से जनगणना आपका लॉर्ड रिपन। और पहली बार जनगणना जो भारत में हुई वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में पारित हुआ था। और इसी के समय में इल्बर्ट बिल भी पेश हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के बाद अब हम लोग देखते हैं आगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन से बस एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक दिन हम लोग एक क्लास लेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये इसके गवर्नर, इसके अध्यक्ष कौन कौन हुए जो इंपॉर्टेंट थे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करके आपका ये टॉपिक समाप्त कर दिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इसका शासनकाल जो है 1884 से 1888 के बीच में था। इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कब? 1885 में। कब दोस्तों? 1885 में। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसके बाद देखते हैं हम लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में। कर्जन, ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसके समय में बंगाल का विभाजन जो है प्रस्तावित हुआ था, यानी बंगाल विभाजन किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का शासन क्या है आपका? 1899 से 1905 ईस्वी तक कौन रहता है? लॉर्ड कर्जन। तो देखिए पहला पॉइंट, लॉर्ड कर्जन का क्या कहता है? 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कौन सा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई। कब हुई दोस्तों? 1904 ईस्वी में। किसके शासन में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और इसके द्वारा भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया। मतलब भारत में तमाम प्रकार की इमारतें बनाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया। और जो बंगाल का विभाजन है इसको रद्द कब किया गया? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग अगला लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका शासनकाल कब है? 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी के बीच है। ठीक है, देखिए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी। कब दोस्तों? 1906 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1906 ईस्वी में। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जो गुजरात में हुआ। इसमें जो है विभाजन हो गया और यह गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। देखिए आईएनसी यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, 1906 में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो सलीम उल्लाह तथा आगा खां दो मिलकर के क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है।
इस अधिवेशन के माध्यम से गरम दल और नरम दल दो दल में विभाजित हो जाता है क्या? कांग्रेस। नरम दल प्लस गरम दल, ठीक है, दो दल में विभाजित हो जाता है क्या? कांग्रेस। इसके बाद जो है मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था अलग से की जाती है, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। और एक चीज याद रखिएगा कि जो मार्ले मिंटो सुधार है, यह अधिनियम लाया गया सन 1909 ईस्वी में। कब? 1909 में। 1909 में ला करके इसको दिया गया क्या कि जो है मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है, इसका शासनकाल जो है आपका 1910 से 1916 के बीच में होता है। कब? 1910 से 1916 के बीच में। इसी बीच में 1911 में आप लोग देखने के लिए मिलेगा क्या? दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाएगी। इसके साथ साथ जो 1912 में आपको देखने के लिए मिलेगा, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी और इसको बाल मुकुंद भाइयों को फांसी दी जाती है। तो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो है 1911 ईस्वी में भारत आते हैं तथा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी जाती है। 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही शुरू होता है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या क्या? ब्रिटेन के राजा जो है दिल्ली दरबार के माध्यम से कहां आते हैं? भारत में आते हैं 1911 में। और यहीं पर जो है राजधानी 1912 में देखने के लिए मिलती है, कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली लाई जाती है और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो होता है इसके ऊपर बम फेंका जाता है दिल्ली में। और 1914 में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है दोस्तों? देखिए 1916 से लेकर के कब दोस्तों? 1916 से लेकर के 1921 के बीच में होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासन, यानी यह भारत का वायसराय के रूप में काम करता है। देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन से याद रखिएगा कि जो 1907 में कांग्रेस की अलग अलग गुट बना था, नरम दल और गरम दल, ये दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और एक चीज जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया जाता है, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। कब? 1916 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग 1916 से याद रखिएगा। 1916 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और शिक्षा से संबंधित सेंडलर आयोग जो है 1917 में क्या किया जाता है? गठित किया जाता है। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून के रूप में जाना जाता है। अब 1919 चीज से एक चीज और याद रखिएगा, रोलेट एक्ट जब पारित होता है तो उसके कुछ समय के बाद जो है शांतिपूर्ण तरीके से क्या होता है? धरना प्रदर्शन किया जाता है। कहां पे? जलियांवाला बाग में। लेकिन अंग्रेज अधिकारी होता है वो उनके ऊपर गोली चलवाता है। गोली चलवा करके जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसमें वो किया होता है। उसके बाद क्या होता है? एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ष के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया जाता है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ये असहयोग आंदोलन अपने चरम पर यानी अपने पीक पर होता है, लेकिन 1922 में ही एक घटना आपको देखने के लिए मिल जाती है, चौरी चौरा का कांड हो जाता है। ये चौरी चौरा का कांड जो होता है, एक जेल होता है, इस जेल में 20 से 22 सिपाहियों को बंद करके उसमें आग लगा दिया जाता है और वो उसी में जल जाते हैं। इससे गांधी जी बहुत आहत होते हैं और जो है 1922 में ही अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और इस चौरी चौरा कांड को जो है गांधी जी एक संज्ञा देते हैं, हिमालयी भूल के नाम से बताते हैं। मतलब कि ये इतनी बड़ी भूल है कि जितना बड़ा हिमालय है उतनी बड़ी ये भूल कर दी है भारतीय लोगों ने चौरी चौरा कांड करके। नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन था उस समय अपने पीक पर था, शायद भारत आजादी के बहुत करीब था। सबसे बड़ी बात है, अभी हाल ही में आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 14 से लेकर 18 तक, और
असहयोग आंदोलन भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। और उसी में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग थी, वो भी यहाँ पे शामिल हो गई थी, इसलिए कि वहां पर खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत आंदोलन का भी सपोर्ट किया था किसने? महात्मा गांधी ने। तो जब खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का था, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, तो मुसलमान सब भी मिल करके भारत को आजादी के लिए आगे ले जाने की प्रेरणा ले रहे थे। लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके तहत असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया 1922 में, और वो वहीं पे रुक गया। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। कौन सी घटना? आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से ये तीन चीजें याद रखिएगा: 1916 की डेट, 1919 की डेट, और 13 अप्रैल 1919। आगे चलते हैं। अगला जो भारत का गवर्नर जनरल है, यानी वायसराय है, गवर्नर जनरल नहीं। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया 1857 में ही। ये 1921 चल रहा है। यहां पर क्या है? भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके शासनकाल में 5 फरवरी सन 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यही चीज अभी मैं अगले पहले, इसके पहले जो पढ़ा रहा था उसमें बताया कि जब असहयोग आंदोलन था, इसको समाप्त कब किया गया? तो चौरी चौरा के बाद में ही किया गया। ठीक है। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। 1921 में ही मोपला विद्रोह जो है यह कहां पे शुरू होता है? तो केरल में शुरू होता है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। तो लॉर्ड रीडिंग से दो तीन चीजें याद रखिएगा। चौरा चौरी कांड कहां पे होता है? गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को। किसके शासन में? लॉर्ड रीडिंग के शासन। और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1921 में मोपला विद्रोह होता है। कहां पे? केरल में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। और इनका शासनकाल कब से कब होता है? 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी के बीच में होता है। आगे देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, बस बहुत होगा तो 4-5 वायसराय और होंगे, क्योंकि 1926 पहुंच चुके हैं हम। 1947 तक मतलब भारत को आजाद करवाना है, वहां तक पहुंचना है। तो देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड इरविन के बारे में। लॉर्ड इरविन का शासनकाल क्या होता है? 1926 से 1931 के बीच होता है। कब? 26 से 31 के बीच में। ये इन्हीं के शासनकाल में भारत जो है पहली बार, भारत नहीं, कांग्रेस क्या करती है? प्रथम जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है, यानी घोषणा करती। कब? 1929 में। कब? किस तारीख को? तो 26 जनवरी 1929 को यह घोषणा की जाती है कि अगले वर्ष 1930 में हम क्या मनाएंगे? अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अच्छा, भारत जो है अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाता है? वो इसीलिए मनाता है क्योंकि 1930 में पहली बार जो है कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मना दिया गया था। तो ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन वायसराय हुआ करते थे, उनके शासन में, सन 1926 से 1931 के बीच में। देखिए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आता है। कहां? मुंबई आता है। इसका विरोध करने पर लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर हत्या कर दी जाती है। और जब इनके सर पे वो लाठी की चोट लगती है, तो वो एक वाक्य कहते हैं कि मेरे सर पर मारी गई एक एक लाठी ये अंग्रेजों के लिए कील साबित होगी। मतलब कि उनका ये वक्तव्य था जो देखने के लिए आपको मिला। तो किसकी मृत्यु होती है? लाला लाजपत राय की। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा लगाया जा रहा था, वहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उस समय अंग्रेजों के जो है सिपाहियों के लाठी से चोट लगती है उनके सर पर, और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है। इनके अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को जो अभी हम बताए हैं, क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। और एक चीज याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में सवाल अक्सर बनता है कि जो गांधी इरविन समझौता है ये कब होता है दोस्तों? गांधी प्लस इरविन ये होता है 1931 में। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कहां पे होते हैं? वो सारे के सारे लंदन में होते हैं। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में देखने के लिए मिलता है। अच्छा,
एकमात्र भारतीय जो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया हो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी सिर्फ एक गोल में सम्मेलन में भाग लिए, कौन से? दूसरे गोल में सम्मेलन में 1932 में, सॉरी 31 में लिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन से संबंधित। आगे देखते हैं हम लोग, 1931 से 1936 के बीच किसका शासन रहता है? कौन वायसराय होता है? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन से चीज याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। क्या क्या गया? अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, किसको? दलितों को। इसी बीच में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में विवाद होता है, लेकिन उनके बीच में समझौता कराया जाता है। किसके माध्यम से? पूना समझौता, उसी नाम से होता है। क्या? पूना पैक्ट। कब होता है? 1632 ईस्वी में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आता है उस टाइम पे, इसी के समय में, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। कब? 1931 से लेकर के 1936 के बीच में इसका शासन होता है। इसके समय में 1934 में भयंकर भूकंप आता है और इसके बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया जाता है। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान बना है उसमें सबसे ज्यादा फैक्ट कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो, इसका शासनकाल 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी के पास था। अब आप लोग समझ रहे होंगे 43 मतलब 4 साल और भारत को आजाद होने में वक्त बचा हुआ है। ठीक है, तो ये उसके पहले दूसरे नंबर का कौन रहता है? वायसराय। क्या नाम है? लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए, इसके शासन में क्या होता है? इसके समय में पहली बार जो चुनाव है कराए गए। ठीक है, पहली बार चुनाव किसके शासन में कराया गया? कौन वायसराय था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। कब? 1936 से 1943 ईस्वी के बीच में इसका शासन था। इसके चुनाव कराए जाने पर कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। आप सोचिएगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत थी उस समय। 11 प्रेसिडेंसी में चुनाव हुआ, जिसमें से ये कितने में चुनाव जीते? 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने इसमें नारा दिया, भाई दो न पाई दो। अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भाई दो न पाई दो, इसका मतलब ये है कि हम अपने यहाँ के लोगों को युद्ध करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में तभी भेजेंगे जब आप हमारी मांग को पूरा करेंगे, मतलब भारत को आजाद करेंगे। यदि आप भारत को आजाद और भारत के लिए संविधान की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ हमारा कोई भी जाकर के वहां पे लड़ने का प्रयास नहीं करेगा। देखिए, 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और 1942 में क्रिप्स मिशन कहां आता है? भारत आता है। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अंतिम देखते हैं लॉर्ड वेवेल के बारे में। ये 1944 से 1947 के बीच में क्या करते हैं? शासन करते हैं। इनके बीच में होता है शिमला समझौता सन 1945 में, और कैबिनेट मिशन 1946 भारत आता है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य होता है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। सॉरी, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम वायसराय भारत के कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल होता है मार्च 1947 से जून 48 तक। अब आप समझ गए होंगे भारत आजाद हो चुका है। किसके शासनकाल में? कौन वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो हम लोग कहां से शुरुआत किए हैं? पहले अंग्रेज गवर्नर, यानी बंगाल का पहला जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद से जो अंग्रेजों का अंतिम अधिकारी अगर देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। यहां भारत आजाद हो जाता है। इनके शासनकाल में 2-3 चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल भारत का माना जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है लागू की जाती है। इसके द्वारा भारत का विभाजन कर दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारत 2 गुट में बढ़ता है, एक पाकिस्तान, एक भारत। भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद होता है? तो आप
पाकिस्तान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, भारत के प्रथम वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल को देखे होंगे। ठीक है, ऐसे ही और तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, देखिए भारत के गवर्नर जनरल हम लोग समाप्त कर दिए। अब आगे देखेंगे हम क्या, कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने उनके अधिवेशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा करते हुए उनके अधिवेशन और प्रमुख अध्यक्ष के बारे में देख करके हम लोग उस वीडियो को समाप्त करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, देखते रहिए हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।